हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी और मेरा कोचिंग चैनल है कादरी कोचिंग क्लासेस और यूट्यूब का चैनल है अलीमुद्दीन शेख कादरी। तो मैं अपने इस कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं आपको एक ऐसे नए टॉपिक की तरफ ले चल रहा हूं जो आपको अपने स्वास्थ्य के विषय में बताएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अपने इस टॉपिक पर मैं इसलिए ज़्यादा ध्यान देना चाह रहा हूं कि इस समय का क्लाइमेट हमारे पूरी तरह से डिसफेवरेबल है और उस क्लाइमेट को जो हमारे डिसफेवरेबल है, हम अपने को किस तरह से कन्वर्ट करें को हमारे फेवरेबल हो जाए। मैंने पहले ही अपनी थियरी में बताया, यदि क्लाइमेट डिसफेवरेबल है और उसे फेवरेबल नहीं किया गया, कोई ह्यूमन या अदर एनिमल्स, वह उसी कंडीशन में सर्वाइव और एलाइव कर सकता है जबकि जो क्लाइमेट उसके फेवरेबल हो। अनफेवरेबल कंडीशन में कोई भी एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। तो आज का मेरा टॉपिक आप देख रहे हैं, मैंने अपने टॉपिक में दिया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य। ह्यूमन हेल्थ क्या होता है? मानव स्वास्थ्य। एंड डिजीजेस, और रोग। मानव स्वास्थ्य क्या है और रोग क्या होते हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके विषय में आप सभी को जानने की बहुत ही आवश्यकता है और यह आपके कोर्स में है, क्लास 12th के कोर्स में है। और क्लास 12th के यूरिनल सिस्टम को आप खोलेंगे, डॉक्टर आर्यल कोटपाल की बुक के यूरिनल सिस्टम को आप खोलेंगे तो उसमें 930 पेज पर आपको मिल जाएगा, 930 पेज नंबर पर आपको ये मिल जाएगा। तो हमको अपने विषय में ह्यूमन हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य कैसे रहे, हम अपने को स्वस्थ कैसे बनाए रखें, और उसके साथ साथ एंड डिजीजेस, और रोग क्या होते हैं, हमारे शरीर में रोग कैसे होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी इस विषय में आज आप लोगों को बताना चाहता हूं। आज आप लोग अच्छी तरह से देख रहे हो कोरोना वायरस के विषय में। ये जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, स्थिति यहां तक बन गई है कि लोग क्वारंटाइन हो रहे हैं, घरों को सैनिटाइज किया जा रहा है। जो क्वारंटाइन हो रहे हैं, अकेले कमरे में उनको रखा जा रहा है। क्यों? क्यों वो किसी दूसरे के कांटेक्ट में न आए। या क्यों फैला, किस तरह से फैला? तो मैं कोरोना के विषय में ही नहीं, अभी समस्त रोगों के विषय में बताना चाहता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर आपको जान करके बहुत ही आश्चर्य होगा कि किस तरह से रोग फैलते हैं। तो अपने इस टॉपिक पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हमको अपने वातावरण में सफाई करनी चाहिए। यदि हम अपने वातावरण में पूर्णतया सफाई को रखते हैं, साफ सफाई अपने वातावरण, अपने क्लाइमेट को पूरी तरह से स्वच्छ रखते हैं, सफाई से रखते हैं, तो कोई भी डिजीजेस हमारे आसपास नहीं हो सकती। जैसे सपोज दैट रेनी सीजन चल रहा है, तो रेनी सीजन में वाटर जो है जगह जगह पर पॉन्ड्स में, पूल्स में, डिचेज में, ड्रीम में, तो ये स्टोर हो गए। लेकिन रिवर्स में वाटर फ्लो करता जा रहा है, तो जहां पर स्टोरेजिंग वाटर है वहां पर आप लोग देखेंगे वहां पर लार्वा, पीपा, इस तरह मच्छर के, मॉस्किटो के लार्वा और पीपा का डेवलपमेंट हो रहा है। वहां पर ये अपने अंडे दे रहे हैं और वहां से हैचिंग हो रही है। हैचिंग होकर के इसमें लार्वा और पीपा का डेवलपमेंट हो रहा है और ये डेवलप करके फिर से जो है एक अपनी प्रजाति का नया जो है जीव पैदा कर रहे हैं। तो इस तरह से इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और एक टॉपिक मेरा आप लोग नोट करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स। यदि हम कहें कि मानव की जनसंख्या कितनी है, तो मानव की जनसंख्या कीटों की जनसंख्या से थोड़ी सी कम है। याद रखिएगा, अन्य जीवों की जनसंख्या से सबसे ज्यादा और कीटों की जनसंख्या से कम। या किसकी जनसंख्या है? ह्यूमन की। ह्यूमन की पॉपुलेशन इंसेक्ट की पॉपुलेशन से कम है, अदर एनिमल्स के पॉपुलेशन से सबसे ज्यादा है। इट मींस द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस इज more greater than other categories of animals and less than the insects. insects से क्या है? कम है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमको
अपने आसपास की साफ सफाई करनी है, सुरक्षा करनी है। साफ सफाई के साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो हम लोग सुबह वाटर आता, पानी, डिस्टिल वाटर और एक वाटर आता है प्यूरिफाइड वाटर, दो वाटर, डिस्टिल वाटर, प्यूरिफाइड वाटर जिसको मिनरल वाटर, और एक जो हैंड पंप से आप निकालते हैं। देयर आर मेनी वेराइटीज ऑफ वाटर्स बिकॉज ऑफ द मिनरल्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वाटर्स। इन सभी वाटर में मिनरल्स की पावर जो होती है सब में डिफरेंट होती है माय डियर फ्रेंड्स। तो हमको मिनरल वाटर लेना है, ऐसे वाटर को लेना है जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो, जो हमारे बॉडी के लिए कंप्लीटली हेल्पफुल हो। अगर हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं माय डियर फ्रेंड्स, तो वह वाटर भी हमारे लिए डिजीजेस को कॉज कर सकता है। मैं इसी टॉपिक पर आपको बताना चाहता हूं, जैसे सपोज दैट आज हम हैंडपंप से पानी को बाहर निकाल रहे हैं। हैंडपंप से पानी को जब बाहर निकालते हैं तो हैंडपंप में काफी गहराई से पानी को आ रहा है और गहराई में नीचे फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो फ्लोरीन जब बॉडी के अंदर, वो फ्लोरीन वाटर के साथ हम आया बाहर और उसको हमने पी लिया, ड्रिंक किया, और उसमें हमारे बॉडी में फ्लोरीन पहुंच गया। तो हमारे बॉडी में फ्लोरीन पहुंच गया, फ्लोरोसिस डिजीज कॉज करता है, फ्लोरोसिस डिजीज कॉज करता है, जो हमारे अस्थियों को, हमारी हड्डियों को जो है कमजोर कर देता है, अस्थियों को कमजोर कर देता है माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमको हर स्थिति में अपने को सुरक्षित बनाए रखना है। यदि हम अपने को सुरक्षित बनाए रखेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा परिवेश अगर सुरक्षित है, हमारे चारों तरफ की एरिया अगर सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। अगर हमारे चारों तरफ की एरिया दूषित है तो उस एरिया में रह रहे हैं हम, उस क्लाइमेट में रह रहे हैं हम, तो हम भी उस क्लाइमेट से इफेक्टेड होंगे। ये सिंपल सी बात है, इसको सभी लोग जानते हैं। तो कहने का अभिप्राय हमारा यह है कि अपने खान पान की सुविधा में, रहन सहन की सुविधा में, और जो आप पानी पी रहे हैं उसमें, और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इन समस्त चीजों का जो है ध्यान रखना होगा। आजकल बहुत से रोग फैलाने वाले कीटों का जन्म हो रहा है। ये रेनी सीजन जो होता है ये मोस्टली रोगों को फैलाने वाला जो है ये सीजन माना गया कि इसमें ऐसा सीजन जहां पर रोग ज्यादा मात्रा में पनपते हैं, डेवलप करते हैं डियर फ्रेंड्स। अगर ऐसी कंडीशन में डिजीज ज्यादा मात्रा में डेवलप करती है तो इससे हम कैसे बचें, कैसे इनसे अपने को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। तो यहाँ पर कई प्रोसेस हमारे पास आते हैं, हम आपको एक एक करके प्रोसेस को बताते चल रहे हैं। पहला प्रोसेस मैंने बताया कि साफ सफाई को हमको पूरी तरह से कंप्लीट करना है। सेकंड प्रोसेस में मैंने आपको बताया, मैंने दूसरे प्रोसेस में आपको बताया है कि जो है फैलने वाले रोगों के विषय में इसको हमको रोकना है। जहाँ पर फैलने वाले रोग जो है वो कम मात्रा में जो है, जहाँ पर स्टोरेजिंग वाटर है वहां से स्टोरेजिंग वाटर को हटा करके रिमूव करके फिर वहां से जो है वहां पर ऑयल डाल देना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर ऑयल की एक लेयर बन जाती, इससे सलाई उसके लार्वा और पीपर रिस्पायरेशन नहीं कर पाएंगे, डेड कर जाएंगे, मर जाएंगे। और ऐसी कंडीशन में वहां पर नए एनिमल्स का डेवलपमेंट, इंसेक्ट का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ऐसे इंसेक्ट का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा जो हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो आपको ऐसी जगहों पर जो है केरोसिन ऑयल है, डीजल है, पेट्रोल है, उनका जो है छिड़काव कर देना चाहिए। नहीं तो आपने देखा BSC है, गमक्सीन है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, गमक्सीन, और आपने देखा DDT है। तो इस तरह से DDT का छिड़काव कर दीजिए आप। मैलाथियान है, इसका छिड़काव कर दीजिए। ये छिड़काव क्या करते हैं कि छिड़काव इनके डेवलपमेंट की कंडीशन को ब्रेक कर देते हैं, रोक देते हैं, डेड कर देते हैं, मार देते हैं इनके से जो है लार्वा और पीपा को, और ये आदमी का जो है हेल्थ इससे जो है प्रिजर्व हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगला बताएंगे मातृत्व एवं शिशु का जो है पूरी तरह से उपचार होना चाहिए। मातृत्व और शिशु, ध्यान दीजिएगा, जब कोई बच्चा अपने माता के उदर में पल रहा होता है, ऐसी कंडीशन में हमारा दो दायित्व होता है। पहला दायित्व तो ये होता है कि हम उस माता का ख्याल रखें जिसके माता के अंदर जो उदर में, उसके यूटेरस के अंदर जो है शिशु का जन्म हो रहा है, फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है। तो फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा माता के स्वास्थ्य के ऊपर। यदि माता का स्वास्थ्य सही है तो फीटस का भी हेल्थ सही होगा। ध्यान दीजिएगा, तो फीटस का हेल्थ सही हो, इस पर हमें पूरी तरह से केयर करना है, ध्यान रखना है। माय डियर फ्रेंड्स, अगला है विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था। विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था मैं आपको बताना चाहूंगा। शिक्षा विभाग में आज आप लोग देख रहे हैं कि मिड डे मील चल रहा है।
मिड डे मील में आए दिन आप लोगों ने देखा कि तमाम प्रकार से तमाम जगहों से कमेंट क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं कि यहाँ के चावल में जो है वो कीड़े निकल रहे हैं, दाल में कीड़े निकल रहे हैं। तो ऐसे भोजन को बच्चों को कदापि न कराया जाए। यदि ऐसे भोजन को बच्चों को दिया जाएगा तो बच्चे जो है वो डिजीजेज से जो ग्रसित हो जाएंगे, रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। तो इस तरह का जो है कार्यक्रम इसको बंद कर देना चाहिए। अगर इस तरह का कार्यक्रम चलाया जाए तो पूरी तरह से इस बात का ध्यान रखा जाए कि चावल को, दाल को या उनका जो भी मेनू है, जिस मेनू के अकॉर्डिंग उनको न्यूट्रिएंट्स दिया जा रहा है, पोषक दिया जा रहा है, उनको भोजन दिया जा रहा है, उस मेनू के अकॉर्डिंग दिया जाए, लेकिन पूरी तरह से उसको सुरक्षित रूप से दिया जाए। माता को भी सुरक्षित रूप से दिया जाए। माता के अंदर पल रहे वाले बच्चा जो है, फीटस जो है, वो अभी उसका भी डेवलपमेंट अच्छी तरह से होगा। डेवलपमेंट के बाद अगर बच्चा बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होने पर वो क्लास में जाता है, वहां भी उस तरह की उस तरह का प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो विद्यालय भी हमारे प्रोटेक्शन का एक केंद्र होते हैं, सुरक्षा का एक केंद्र होते हैं। तो विद्यालय में भी अब ये जो डिजीजेस फैलाई वाली है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखा जा रहा है अभी ऑनलाइन सब सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इन सुविधाओं में बताया जा रहा है कि बच्चे जो आएंगे एग्जाम के समय या बच्चे जो आएंगे इस क्लासेस में, वे बच्चे अपने साथ सैनिटाइजर को लेकर के आएंगे और उनकी डिस्टेंस कम से कम 1 मीटर की होगी, क्योंकि कोरोना वायरस का इफेक्ट जो होता है वो जो है 5 से 6 फीट की दूरी तक जो है आराम से एयर के माध्यम से भी, अभी WHO ने बताया कि एयर के माध्यम से भी ये फैल सकते हैं। तो एयर के माध्यम से फैल सकते हैं, कांटेक्ट माध्यम से आसानी से फैल सकते हैं। आप मास्क लगाते हैं तो मास्क को आप डेली वॉश करिए, वॉश करने के बाद सैनिटाइज करिए, सैनिटाइज करने के बाद आप उसको सैनिटाइजर लगाइए जिसमें आइसोप्रोपिल अल्कोहल होता है, तो यह कीटों को पूरी तरह से समाप्त करने में सक्षम होता है डियर फ्रेंड्स। इस तरह से आपने देखा कि हम इसकी सुरक्षा और जो है आसानी पूर्वक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि फैलने वाले रोगों से बचाव के सामान्य उपाय क्या होते हैं। माने जनरल प्रिवेंशन मेजर अगेंस्ट द कम्युनिकेबल डिजीज। ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है इसके अगेंस्ट हमारा जनरल प्रिवेंशन क्या है, सामान्य जो है उपाय क्या है, बचेंगे कैसे। तो इसके लिए बचने का उपाय मैंने दिया है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए पहला उपाय मैंने दिया है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन की कंडीशन किसमें होती है माय डियर फ्रेंड्स, जरा इस बात को ध्यान दीजिएगा। वैक्सीनेशन के लिए आपको देखना है हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस हो गया और मेजल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, तो इसके विषय में देखा गया। हैजा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, क्षय रोग जिसको बोला गया, और काली खांसी, व्होपिंग कफ, ऐसी कंडीशन में ये टीकाकरण जो होता है, टीका लगाया जाता है। इसकी वैक्सीन हमारे पास पूरी तरह से बन चुकी है, इसका टीकाकरण किया जाता है। इसके टीकाकरण से पूरी तरह से व्यक्तियों को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो अगर हम इनका टीकाकरण वैक्सीनेशन करवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अपने बच्चों को पूरी तरह से हम सुरक्षित कर रहे हैं। अगला होता है इसमें माय डियर फ्रेंड्स, अगला है सफाई। सफाई पर मैंने विशेष ध्यान दिया है कि आपके कपड़े पूरी तरह से स्वस्थ जो है साफ होने चाहिए, मैले कुचैले नहीं होने चाहिए। आप इस कंडीशन में कपड़ों को पर डे साफ करिए, प्रतिदिन आप उसकी सफाई करिए, उसको चेंज करिए। जो अंडरगारमेंट है उनको भी आप पर डे चेंज करिए, इसलिए कि अंडरगारमेंट जो है रेनी सीजन में अंडरगारमेंट अगर ड्राई नहीं है, अगर वेटेड है, जो है भीगा हुआ है, तो आपके जो है आपके अंदर और बॉडी के अंदर इन्फेक्शन जो है कॉज कर सकता है। रिंग वर्म है जो है इस तरह से वो डिजीज को कॉज कर सकता है, फंगल डिजीज को कॉज कर सकता है। तो इस तरह का ध्यान आप लोगों को देना होगा। तो इसके माध्यम से आज मैं अपने जो है अलीमुद्दीन शेख कादरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आज आप लोगों को जो है यह टॉपिक जो बता रहा हूँ क्लास 12th की बुक से बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। इसमें भोज्य पदार्थों को कभी भी खुले स्थान में नहीं छोड़ना चाहिए। जिस पदार्थ जिसको हम भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, अगर वे भोज्य पदार्थ खुले में छुड़े जो पड़े हुए हैं, अगर वे भोज्य पदार्थ पूरी तरह से खुले में है, तो जाहिर सी बात अगर वो खुले में भोज्य पदार्थ हैं तो उसमें जो है कीटाणु आएंगे, उसमें मक्खियां बैठेंगी और कीटाणुओं का जन्म होगा। ऐसे को भोजन को अगर आप ग्रहण करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर जो है ऐसी डिजीज हैजा हो सकता है, कलरा हो सकता है, इस तरह की डिजीजेज आपकी बॉडी में कॉज कर सकती हैं। तो इससे आपको पूरी तरह से प्रिवेंट रखना है, पूरी तरह से आपको सुरक्षित रखना है। कीटाणुओं को मारना और बधियाकरण, ये दो चीजों को ध्यान में रखिएगा हमारे डियर फ्रेंड्स। कीटाणु जो जीवाणु है और कीटाणु हैं, तो ध्यान रहे कि इनका एक लिमिट टेम्परेचर होता है।
वायरस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यह बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ये अगर हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो द्रव्य के रूप में हो जाएंगे, लेकिन अगर लिविंग सेल के कांटेक्ट में आएंगे तो लाइव कर जाएंगे, अगर डेड सेल के कांटेक्ट में जाएंगे तो डेड कर जाएंगे। इस तरह से लाइविंग और डेड सेल के कांटेक्ट के बीच इनका जो है इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। ये वायरस का इन्फेक्शन होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं वायरस की बात छोड़ करके बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं, फंगस की बात कर रहा हूं। तो जो बैक्टीरिया है, जो फंगस है, इनसे जो जीवाणु है और जो है फंगस है, कवक है, इनसे पूरी तरह से रक्षा करने के लिए आपके चारों तरफ का क्लाइमेट पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए। यदि आपके चारों तरफ का परिवेश पूरी तरह से सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हैं, आपका परिवेश सुरक्षित है, आपकी समष्टि सुरक्षित है, आपका वातावरण सुरक्षित है। अगर ये दूषित है तो आपका परिवेश दूषित है, आप दूषित हैं और आपका पूरा क्लाइमेट दूषित है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके माध्यम से आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे भी हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम है, मैं बात मानता हूं। हमारे बॉडी के अंदर थाइमस ग्लैंड जो हमारे बॉडी को पावर ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। माय डियर फ्रेंड, उसकी भी एक लिमिट है। अगर उस लिमिट को आप क्रॉस करोगे तो कहां तक हमारे बॉडी में जो है डिजीज जो है रोगों से लड़ने की क्षमता को बनाए रखेगी। वो अपनी क्षमता से बाहर जब जाती है, जब इम्यूनस पावर जो होती है हमारे बॉडी की, जब वो वीक होती है, कमजोर पड़ती है, ऐसे ही कंडीशन में डिजीजेज हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। कभी हमको बुखार हो जाता है, सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है। तो जो एक्यूट डिजीजेज है, क्रॉनिक नहीं, एक्यूट डिजीजेज है, ऐसी कंडीशन में एक्यूट डिजीजेज आ जाती हैं। ध्यान रखें, क्रॉनिक डिजीजेज में इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो लॉन्ग टाइम ऑफ ड्यूरेशन में हो उनको क्रॉनिक कहा जाता है। जो लंबे समय तक, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, लाइफ टाइम हो गया, कैंसर हो गया, लाइफ टाइम हो गया, जो इस तरह की डिजीजेज हैं जो लाइफ टाइम की है, इनको जो है क्रॉनिक डिजीजेस के रूप में कहा गया। स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, क्रॉनिक डिजीजेस में आ जाते हैं। तो इस तरह से क्रॉनिक डिजीजेस अलग है और एक्यूट डिजीजेस अलग हैं। तो एक्यूट डिजीजेस से हमको पूरी तरह से प्रोटेक्शन लेना है, अपने को सुरक्षित रखना है। यदि अपने को हम सुरक्षित रख लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से आसानी पूर्वक हम अपने परिवेश को भी सुरक्षित रख लेंगे। हमारे शरीर के अंदर रोग से लड़ने की क्षमता है, लेकिन मैंने बताया कि उतनी ही क्षमता है जितनी कि हमारे शरीर में जो है रोग आ सकते हैं। लेकिन यदि रोग ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में प्रवेश कर गए तो हमारे बॉडी की पावर ऑफ इम्यूनिटी लॉस कर जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में कोई भी रोग हमारे ऊपर हावी हो सकता है। हेडेक हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, आपको सिर दर्द होने लगेगा, खांसी हुपिंग कफ होने लगेगी, सर्दी जुकाम हो जाएगा, ये जो डिजीजेज है आपको हो जाएगा। मलेरिया है, पैरासाइट है, ये सब डिजीजेज हो जाएंगी। टाइफाइड है, ये डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस है, ये डिजीजेज हो जाए। क्रॉनिक है, एक्यूट है, दोनों डिजीजेज हो सकती हैं। तो आपको इन डिजीजेज से बचने के लिए पूरी तरह से जो है अपने को प्रिजर्व करना है, अपनी पावर ऑफ इम्यूनिटी को सेल्फ जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। यदि आप अपनी पावर ऑफ इम्यूनिटी को बनाए रख रहे हैं, इम्यूनस पावर को आप बनाए रख रहे हैं, तो डिजीजेस आपके ऊपर हावी नहीं होने पाएगी। तो इसीलिए बार बार हम जो है इंडिया गवर्नमेंट या ऑल ओवर वर्ल्ड आपको ये बार बार जो है कह रहा है, आप अपने को पूरी तरह से प्रिजर्व रखें। एक एक व्यक्ति के लिए वो इंडिकेट कर रहा है, प्रत्येक व्यक्तियों के लिए इंडिकेट कर रहा है, सूचित कर रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो तभी घर से निकले जब उनके लिए कोई आवश्यक कार्य हो। माय डियर फ्रेंड्स, यदि उनके लिए आवश्यक कार्य नहीं है तो घर से बाहर न निकलें। ऐसी कंडीशन में अगर घर से बाहर निकलते हैं तो उनके लिए यह रोग फैलने के जो है, कोरोना डिजीज फैलने के जो है ज्यादा चांसेस है, क्योंकि वायरल डिजीज है। और ये वायरस के विषय में क्या स्थिति है मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आइए देखते आगे, हम आपको बताते हैं कि मानव में आबादी वृद्धि और नियंत्रण, तो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कंट्रोल। आइए आगे देखते हैं। पहले इसमें वैक्सीनेशन आपने देख लिया, सैनिटाइजेशन आपने देख लिया। सैनिटाइजेशन का अर्थ होता है सफाई करना। आपने सफाई कर लिया, वो सैनिटाइजेशन हो गया। स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन के विषय में मैंने आपको बताया कि स्टेरिलाइजेशन के विषय मैंने आपको बताया कीटाणुओं को मारने की विधि जो होती है वो स्टेरिलाइजेशन कहलाती है। आप कीटाणुओं को मारते कहते स्टेरिलाइज कर दिया गया। तो हाथ वगैरह में आप जो है इसमें आप आसानी पूर्वक आप जो है आइसोप्रोपिल अल्कोहल का यूज कर रहे हैं, इससे जर्म्स जो है आसानी से डेड कर जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये जर्म्स डेड कर जा रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर जर्म्स डेड कर रहे हैं तो आपको जो है इस तरह के तमाम प्रकार के
जो है लेना होगा। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा कि यह जो सैनिटाइजर है यह स्टेरिलाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माय डियर फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कंट्रोल। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम ये कहें कि क्या ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, अगर इसको कंट्रोल किया जा सकता है तो ऑल ओवर वर्ल्ड की जनरेशन को कब तक कंट्रोल किया गया होता, लेकिन इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो इसका मतलब है कि ऑल ओवर वर्ल्ड की जनरेशन को कंट्रोल नहीं किया गया। रीजन क्या निकला इसका? आज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की कंडीशन में है, और पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन की कंडीशन में है माय डियर फ्रेंड्स, अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की कंडीशन में है तो नेचर बैलेंस अपने आप करेगा, प्रकृति संतुलन अपने आप करेगी। तो एक बार आप इनको नोट में उतार लीजिएगा कि जो जो चीजें मैंने लिखा है इसको आप पूरी तरह से नोट में उतार लीजिए। इसके बाद का अगला टॉपिक मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूं। हमारा अगला टॉपिक जो आप देख रहे हैं यहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कंट्रोल। तो पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कंट्रोल में मैंने आपको बताया है कि पॉपुलेशन ग्रोथ, माल्थस की थियरी आपने पढ़ा होगा ना, अभी मैं माल्थस की थियरी पर भी डिस्कस करूंगा। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जिसका अर्थ है जनसंख्या वृद्धि या समष्टि वृद्धि। समष्टि वृद्धि का मतलब यह होता है, समष्टि वृद्धि का मतलब यह होता है कि आप पॉपुलेशन को बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। गवर्नमेंट लाख चिल्ला रही है हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, लेकिन आपने इसको ध्यान में नहीं दिया, पॉपुलेशन को बढ़ाते चले जा रहे हैं। स्थिति यह हो गई, पॉपुलेशन आज हमारे इंडिया की पॉपुलेशन, हमारे भारत की पॉपुलेशन, हमारे देश की पॉपुलेशन वो ऑल ओवर वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पर है। पहले पोजीशन पर चाइना है, सेकंड पोजीशन पर इंडिया है। इस तरह से आपने देखा ये पॉपुलेशन जो होता है, ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है जागरूकता। यह व्यक्ति के अंदर जागरूकता है, इस बात की जागरूकता है कि हमको अपने आने वाली जनरेशन को किस प्रकार से पढ़ाना है, किस प्रकार से उनको आगे बढ़ाना है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल करेगा। अगर उसको इस बात की जागरूकता नहीं है तो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेगा। कहेगा कि ईश्वर ने हमको इतने बच्चों को 12 बच्चों को दे दिया, 14 बच्चों को दे दिया, क्या करते हमारी औरत जो है फौत कर गई, नहीं तो 20-22 बच्चे होते। तो इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल का मतलब होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो सरकार ने, गवर्नमेंट ने जो कहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा, कम से कम उस रूल को तो फॉलो करिए। उस रूल को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप एक अच्छे नागरिक की श्रेणी में आएंगे और सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रत्येक सुविधाओं की श्रेणी में आप आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने को ही सुरक्षित करेंगे, आप अपने आने वाली जनरेशन को भी अच्छा प्रोग्रेस, अच्छा डेवलपमेंट आप दे सकते हैं। यदि आप अच्छा डेवलपमेंट दे सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम अपनी आबादी पर आसानी पूर्वक कंट्रोल कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम अपनी आबादी पर अगर कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हमने अपनी आबादी पर कंट्रोल किया, अपनी आबादी पर नियंत्रण किया, तो नियंत्रण करने का अर्थ यह रहा कि हमने पूरी तरह से इस पर जो है अपनी जनसंख्या पर कंट्रोल किया। जनसंख्या के कंट्रोल का आशय यह होता है, जनसंख्या के कंट्रोल का आशय यह होता है कि हम आसानी पूर्वक ये देख ले कि पॉपुलेशन डेंसिटी को मैंने नीचे आइडेंटिफाई किया, यानी नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, कितने उपभोक्ता हैं, घर में कितने परिवार सदस्य हैं, यस यूनिट ऑफ एरिया, सही स्थान कितना है रहने के लिए, रहने के लिए स्थान कितना है, इस बात का भी तो ध्यान में रखना है। हमारे पास स्थान कम है और हमारे पास बच्चों की संख्या 12 है, सपोज दैट, कल्पना करवा, एक कमरे में 12 बच्चे हैं, कैसे रहेंगे? एक कमरे में 18 बच्चे हैं, कैसे रहेंगे? एक कमरे में एक बच्चा है, आसानी से रह लेगा, लेकिन जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारे रहने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए इसको प्रॉब्लम को क्रिएट करने से बचाना है, और ये होता है D = N/S, N = the number of consumers and S = the unit of area। तो इससे नंबर ऑफ कंज्यूमर अपॉन यूनिट ऑफ एरिया आप डिवाइड करेंगे तो आपको निकल जाएगी पॉपुलेशन डेंसिटी। जो ये पॉपुलेशन डेंसिटी निकलती है, इस पॉपुलेशन डेंसिटी के विषय में माय डियर फ्रेंड्स, माल्थस ने सन 1798 में जनसंख्या सिद्धांत दिया था। इन्होंने जनसंख्या पर एक लेख लिखा था, एसे ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या पर इन्होंने लेख लिखा था।
और लेख लिख करके क्लियर कर दिया था कि अगर ये जनसंख्या इसी प्रकार से बढ़ती रही तो समय आने पर यह जो है यह प्रभावित करेगी। हमारी पॉपुलेशन अगर इसी तरह से बढ़ती रही यह प्रभावित करेगी। अर्थात प्रभावित करने का आशय उनका यह था, माल्थस का यह था कि हमारे विकास के श्रेणी क्षेत्र में जनसंख्या प्रभावित करेगी, हमारे अंडर प्रोसेस में जनसंख्या प्रभावित करेगी, हम आसानी पूर्वक बढ़ नहीं सकते। मैं आपको आगे बता रहा हूं समष्टि क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स। समष्टि का परिमाण, समष्टि का परिमाण जो समष्टि का परिमाण जो होता है, समस्त का परिमाण जो होता है, तो यह समष्टि का परिमाण जनसंख्या में व्यक्तियों की संख्या दर्शाता है। समष्टि का परिमाण जो होता है व्यक्तियों में, समष्टि का परिमाण व्यक्तियों, जनसंख्या में व्यक्तियों की संख्या, जनसंख्या में व्यक्तियों की संख्या, जनसंख्या में व्यक्तियों की संख्या। अर्थात यहाँ की सपोज करो एक एरिया की जनसंख्या 100 है और एरिया काफी लंबी है। अगर लंबी एरिया है तो जनसंख्या वहां की कम हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल कम हो गई। और छोटी सी एक कॉलोनी है, कॉलोनी में 500 लोग रह रहे हैं, तो छोटी कॉलोनी में 500 लोगों का रहना क्या इंगित करता है? छोटी कॉलोनी में 500 लोगों का रहना यह इंगित कर देता है, यह बता देता है, स्पष्ट कर देता है कि यहाँ की पावर ऑफ डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ की काफी ज्यादा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कॉलोनी से थोड़ा सा हट करके और अपने को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि आसानी पूर्वक इसका उपयोग और उपभोग किया जा सके। अगले चलते हैं हम मानव समष्टि के विषय। मैंने बताया अभी आपको कि समस्त मानव समष्टि सर्वाधिक बहुमूल्य जाति वाली बहुमूल्य जातियों को प्रदर्शित करती है, बहुमूल्य जातियों को प्रदर्शित करती है। मानव समझ जो है बहुमूल्य जातियों को प्रदर्शित, बहुमूल्य जातियों को, सामान्य जातियों को नहीं, बहुमूल्य जातियों को प्रदर्शित करती है। तो यह जिन जातियों का बाहुल्य है, जिन जातियों का बाहुल्य है उन जातियों को प्रदर्शित करना, जिन जातियों का बाहुल्य है उन जातियों को, अर्थात अगर ह्यूमन की पॉपुलेशन ज्यादा है तो ह्यूमन के विषय में बताना, गाय की पॉपुलेशन, काऊ की पॉपुलेशन ज्यादा है तो काऊ के विषय में बताना, नीलगाय की पॉपुलेशन ज्यादा है तो नीलगाय के विषय में बताना, बफेलो की पॉपुलेशन ज्यादा है बफेलो के विषय में बताना। तो पॉपुलेशन ये समष्टि क्या है? समष्टि क्या मतलब होता है कि अगर हम सभी एक परिवेश में रह रहे हों तो ऐसी जगह, ऐसे इसके लिए हमारा परिवेश पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए। यदि हमारा परिवेश सुरक्षित नहीं है माय डियर फ्रेंड्स तो हम भी सुरक्षित नहीं हैं। हम सुरक्षित तभी हैं जब हमारे चारों तरफ का परिवेश सुरक्षित होगा। ध्यान दीजिएगा, एक थ्योरी मैं बता रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जनसंख्या वृद्धि तथा इंडस्ट्रियल विकास, जनसंख्या वृद्धि और इंडस्ट्रियल विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये जो है एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। भाई इंडस्ट्री तो बन गई, अब पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा हो गई, तो ध्यान रहे नौकरी तो सबको चाहिए ना। आज क्या है, पॉपुलेशन में ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया सेकंड लेवल पर है और हमारी एरिया क्या है, कम है। हमारे पास उतनी ज्यादा फैक्ट्रीज, उतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज लगाने के लिए प्लेस नहीं मिल पा रहे हैं। जाहिर सी बात है लोग अपने जो कमाई के लिए, अपने पैसे के लिए वो दूसरे देशों, विदेशों में भाग रहे हैं। उन देशों में जा रहे हैं जहाँ की पॉपुलेशन कम है। अगर ऐसे देशों में जा रहे हैं जहाँ की पॉपुलेशन कम है तो वहां पर जाहिर सी बात है वहां पर उनको रोजगार मिलेगा। तो पॉपुलेशन बढ़ जाने से बेरोजगारी बढ़ जाती माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए कहा गया कि ये एक दूसरे के विलोमानुपात में होते हैं। इसी को जनसांख्यिकी के नाम से जाना गया। तो जनसांख्यिकी का मतलब यह होता है कि यह विज्ञान की एक शाखा है। जनसांख्यिकी यह विज्ञान की एक शाखा है जो मानव जनसंख्या वृद्धि और प्रवृत्तियों तथा भविष्य के विकास के अध्ययन का, इसमें भविष्य के विकास का अध्ययन किया जाता है। इसमें भविष्य के विकास का अध्ययन किया जाता है जिसको हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इन फ्यूचर हमारा डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, किन रूपों में होगा, इसका टोटल जो है डेवलपमेंट, टोटल हिस्ट्री हम कैसे करेंगे, कैसे इसको विकसित करेंगे, इन सभी के विषय में हमारा पूरा प्रोग्रेस जो होता है उसी को हम कहते हैं जनसंख्या जो है डेमोग्राफी बोला जाता है। इसको हम डेमोग्राफी बोलते, इसको कहते हैं जनसांख्यिकी।
डेमोग्राफी को कहते हैं हम जनसांख्यिकी। सांख्यिकी एक ऐसा आंकड़ा होता है जो अप्रॉक्सीमेट बताता है। ध्यान रहे कि एक झूठ का आंकड़ा होता है, लेकिन यह एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को क्लियर कर देता है। जैसे अभी धान की फसल नहीं हुई है, लेकिन सांख्यिकी आंकड़ों वालों ने आसानी पूर्वक जो है यह बता दिया कि इस बार हमारे यहाँ धान की फसल इतनी ज्यादा मात्रा में होगी, इतने 1000 टन धान होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज हो जाए और ऐसी कंडीशन डेवलप कर जाए कि ये फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाए, क्या इनके बताए हुए आंकड़े सही होंगे? बिल्कुल नहीं सही होंगे। इसीलिए कहा गया कि एक ऐसा विज्ञान है जो इन फ्यूचर और फॉल्स साइंस के विषय में कहता है, झूठ के विज्ञान के विषय में कहता है। लेकिन ध्यान रहे यह हमेशा के लिए नहीं है। क्लाइमेट आपके लिए फेवरेबल हो गया है, क्लाइमेट आपके लिए अनुकूलित हो गया है, तो ये वातावरण अगर आपके अनुकूलित है और फसलों के हमारे अनुकूलित है, हमारे कृषि के अनुकूलित है, जाहिर सी बात है कि हमारी फसलें अच्छी होंगी और उनके बताए हुए आंकड़े पूरी तरह से सही होंगे, या उनके बताए हुए आंकड़ों से हम ज्यादा वृद्धि कर जाएंगे या उनके बताए हुए आंकड़ों से कम वृद्धि करेंगे। उसका रीजन ये होता है हम फसलों का पूरी तरह से रखरखाव नहीं कर पाते। ठीक उसी प्रकार से आइए अपने ऊपर देखा जाए, इन ह्यूमन बींग्स के ऊपर देखा जाए। ह्यूमन बींग्स में पॉपुलेशन तो बढ़ गई, लेकिन मेडिसिन का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। जब डिजीजेज ऐसी ऐसी आ जाएंगी तो आप बताइए हम कैसे अपने को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा पाएंगे? माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमें अपने को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है, अपने को सुरक्षित कराना है, अपने को सुरक्षित रखना है, तो इसके लिए आवश्यक हो जाता है हम अपनी पॉपुलेशन को कम करें। आइए आगे जब चलते हैं, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? माने फैक्टर अफेक्टिंग द पॉपुलेशन, फैक्टर अफेक्टिंग द पॉपुलेशन। कौन कौन से कारक होते हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं? पहला कारक होता है जन्म दर, बर्थ रेट। बर्थ रेट ज्यादा है तो इसका जाहिर सा अर्थ होता है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी। बर्थ रेट ज्यादा है पॉपुलेशन बढ़ेगी। और डेथ रेट, मृत्यु दर कम है। बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है, जाहिर सी बात है पॉपुलेशन बढ़ रही है। भाई बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, मर कम रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? पॉपुलेशन आसानी पूर्वक बढ़ रही है। तो हमको मृत्यु दर को, अधिक मृत्यु दर जनसंख्या को नियंत्रित करती है। अगर मृत्यु दर बढ़ जाती है तो जनसंख्या को कंट्रोल कर लेती है, लेकिन अगर जन्म दर बढ़ जाती है जनसंख्या को कंट्रोल नहीं कर पाती है, वो जनसंख्या आगे बढ़ती चली जाती है। इसके बाद आवास देखिए। आवास का मतलब ये होता है कि आवास से बाहर से आने वाले लोग जो अदर कंट्री से हमारे यहाँ आ रहे हैं, बाहर से हमारे यहाँ आ रहे हैं, अदर कंट्री से हमारे यहाँ आ रहे हैं। अभी देखा आपने हमारे जो चाइना बॉर्डर पर काफी ऐसे नागरिक आ गए थे जो कि अवांछनीय थे, जिन भारत की नागरिकता नहीं थी फिर भी भारत में रह रहे थे। ऐसे लोगों का भारत से हटा देना ही श्रेयस्कर है। क्यों? क्योंकि वो हमारे यहाँ की पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी हमारे यहाँ की, जाहिर सी बात है प्रत्येक व्यक्तियों के लिए वो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे, पोषक कम हो जाएंगे। तो पोषकों को समान रूप से सभी व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए हमको अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा, आने वाले व्यक्तियों के ऊपर कंट्रोल करना होगा। और जो आने वाले व्यक्तियों के ऊपर तो कंट्रोल करना ही है, ध्यान रहे कि बाहर जो व्यक्ति जा रहे हैं उन पर भी कंट्रोल करना है, उन पर भी नियंत्रण करना है। तो बाहर जाने वाले व्यक्तियों की संख्या जो है वो कम होनी चाहिए। तो अर्थात आने वाले व्यक्तियों की संख्या को अगर रोक दिया जाए तो बाहर जाने वाले व्यक्तियों की संख्या अपने आप कम हो जाएगी। रीजन यह है कि अगर बाहर से आने वाले व्यक्ति हमारे देश में ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं, ज्यादा अमाउंट में आ रहे हैं, तो उनको जो है क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। अगर उनको रोजगार चाहिए तो रोजगार के लिए वो रोजगार को कम पैसे में ले रहे हैं, और हमारे यहाँ के व्यक्ति उतने पैसे में अपने पेट को नहीं चला पा रहा है, अपने भोजन को नहीं कर पा रहा है, अपनी दिनचर्या को नहीं चला पा रहा है। जाहिर सी बात है कि ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो विदेशों में पलायन करेगा। तो अगर हम आने वाले व्यक्तियों को रोक दें तो हमारे जाने वाले व्यक्ति अपने आप रुक जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद जो उप्रवासन पर ध्यान मैंने बताया भी आपको, जो बाहर चले जाते हैं उनकी जनसंख्या कम कर देना चाहिए। वातावरणीय कारक जो होते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर जो होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ तो क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है, हमारे यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पर सर्दी गर्मी जो है ये सारी चीजें हैं, बरसात, ये रीजन चलते रहते, ऋतुएं चलती रहती हैं। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसे देश भी आपको मिलेंगे जहां पर
गर्मी है, 6 महीने की गर्मी है तो 6 महीने की ठंडी है। पोलर पर चले जाइए तो 12 महीने की ठंडक ही लगी रहती है। तो ऐसे ही वातावरण का प्रभाव जो होता है, वातावरण जहां पर अच्छा रहेगा वहां पर व्यक्ति ज्यादा जाने की कोशिश करेगा, और जहां का वातावरण पॉल्यूटेड रहेगा वहां पर व्यक्ति जाना कम पसंद करेगा, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे अपने स्वास्थ्य की पूरी तरह से चिंता है। मैं अलीमुद्दीन शेख कौदरी अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को संदेश देना चाहता हूं कि अपने परिवेश को पूरी तरह से सुरक्षित रखिए और संरक्षित रखिए। आगे देखते हैं, माल्थस ने, मैंने बताया कि माल्थस ने अपनी थियरी में जो है 1798 में अपनी थियरी में कहा, उन्होंने जनसंख्या लेख लिखा, और जनसंख्या लेख में उन्होंने कहा क्या एक ज्यामितीय अनुपात में वृद्धि करती है जनसंख्या, या एक ज्यामितीय अनुपात जियोमेट्रिक रेशियो में जनसंख्या जो है बढ़ती जाती है। ज्यामितीय अनुपात में जनसंख्या बढ़ती जाती है, जबकि भोजन जो होता है वो अर्थमेटिक रेशियो में कम होता जाता है। जाहिर सी बात है, जनसंख्या बढ़ेगी तो भोजन की मात्रा अपने आप कम हो जाएगी। जो न्यूट्रिएंट, जो पोषक हम अपने समस्त बच्चों को दे रहे हैं, वो पोषक हम अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। इसका रीजन क्या निकला? इसका रीजन ये निकला माय डियर फ्रेंड्स, हम दे तो रहे हैं लेकिन हमारी पॉपुलेशन जो है वो पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हो पा रही है। इस तरह से आपने देखा कि ये फैक्टर हैं जो हमारी जनसंख्या को पूरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। जनसंख्या विस्फोट का अर्थ ये होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का अर्थ ये होता है कि हमारी नियत जमीन से ज्यादा, नियत एरिया से ज्यादा, कंट्रोलिंग एरिया से ज्यादा पॉपुलेशन हो गई तो एक जनसंख्या विस्फोट की श्रेणी में आता है। हमारे पास जो रहने के लिए स्थान है वो कम है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपने देखा कि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही ज्यादा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस पर जो है विश्व की जनसंख्या को देखा जाए और अपनी जनसंख्या को देखा जाए तो काफी अंतर आता है, और वहां के एरिया को देखा जाए और अपने भारत के एरिया को देखा जाए तो काफी अंतर मिल जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का टॉपिक मैं आपको जनसंख्या नियंत्रण पर और हेल्थ और डिजीजेस पर मैंने आज आपको बताया, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप जो है पूरी तरह से समझ गए होंगे और इसका अनुपालन करेंगे, और यह आपके कोर्स का, क्लास 12 के कोर्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। और यह सारे बच्चे अपने आप लिख सकते थे, लेकिन इसको भी मैंने YouTube पर डालना उचित समझा ताकि आपके लिए भी एक बार रिमाइंड हो जाए, एक बार आपके लिए प्रिपेयर हो जाए आप कैसे इस तरह से कंट्रोलिंग सिस्टम को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कौदरी और मेरा YouTube चैनल कौदरी कोचिंग, मेरा YouTube चैनल है अलीमुद्दीन शेख कौदरी और मेरा कोचिंग चैनल है कौदरी कोचिंग क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कौदरी के माध्यम से आप सभी से ये निवेदन करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई समस्त जानकारियों का आप सभी लोग पूर्णतः अनुपालन करेंगे। और इसी के साथ आज का टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और हमारा अगला टॉपिक अब ये थियोरेटिकल नहीं होगा, अब ये न्यूमेरिकल पर आधारित होगा, फिजिक्स पर और केमिस्ट्री पर आधारित होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे अगले टॉपिक को आपसे ध्यान दीजिएगा, वो हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल पर आधारित होगा, क्योंकि एग्जाम अब नजदीक आ रहे हैं। तो आज के दिन का ये हमारा दूसरा वीडियो अपलोड करने चल रहे हैं। तो एक वीडियो में मैंने आपको क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस को अपलोड किया, 2 वीडियो में, एक में ग्लाइकोलिसिस को किया है और दूसरे वीडियो मैंने क्रेब्स साइकिल को अपलोड किया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिस्पायरेशन की दृष्टि से। एक एरियाबिक रिस्पायरेशन, दूसरा एनेरियाबिक रिस्पायरेशन के है। तो एनेरियाबिक रिस्पायरेशन मैंने ग्लाइकोलिसिस को लिया, एरियाबिक रिस्पायरेशन में मैंने क्रेब्स साइकिल को लिया, और दोनों का होल डायग्रामेटिक डायग्राम जो है मैंने एक्सप्लेन किया। इसको भी आप लोग देखिए। और आज मैंने जो है आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के विषय में जानकारी दिया। इसके भी विषय में आप लोग पूरी तरह से जानकारी रखिए, जागरूक रहिए और अपने को पूरी तरह से सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, और कहीं पर बाहर न निकलिए, और बाहर निकल रहे हो तो मास्क लगा कर निकलिए, और इस तरह से आप अपने को पूरी तरह से सुरक्षित पाएंगे। इसी के साथ ही मैं अलीमुद्दीन शेख कौदरी और अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को धन्यवाद देता हूं, और आप लोगों ने इतना अच्छा सहयोग दिया है हमें और हमारे चैनल को इतना अच्छा सहयोग दिया है, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और
आगे का टॉपिक जो मैंने बताया हमारा मैथमेटिकल होगा, न्यूमेरिकल होगा, आगे का टॉपिक मैं आपको कल डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।